नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन में हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जब एकीकरण विलय की प्रकृति का हो तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां की जाती है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जब एकीकरण क्रय की प्रकृति का हो तो लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाएंगी। तो पहले हम बात करेंगे कि विक्रेता या हस्तांतरक की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाएगी जब एकीकरण क्रय की प्रकृति का हो। तो विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा क्रेता कंपनी द्वारा ली गई संपत्तियों के खाते वसूली खाते में स्थानांतरित करने पर हमने बात की थी कि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता के पास ये ऑप्शन होता है कि क्रेता अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से संपत्तियों का क्रय करता है, जबकि विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता को सभी संपत्तियों का क्रय करना पड़ता है। विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां, चाहे दृश्य हो, अदृश्य हो या फिर काल्पनिक संपत्तियां हो, सभी संपत्तियां विक्रेता कंपनी द्वारा ली जाती है विलय की प्रकृति के एकीकरण में। लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता अपने हिसाब से संपत्तियां खरीदता है। तो जिन संपत्तियों को क्रेता ने खरीदा है, यानी कि एकीकरण के फलस्वरूप जिस नई कंपनी की स्थापना हुई है, उस नई कंपनी ने पुरानी कंपनियों से, यानी जिन कंपनियों का समापन हो चुका है एकीकरण में, उन कंपनियों से जिन जिन संपत्तियों को खरीदा है उनको उनके खाते बंद करने के लिए या उनके खाते वसूली खाते में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जनरल प्रविष्टि की जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और संपत्तियों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी संपत्तियों के खाते डेबिट शेष दिखाते हैं, तो अगर संपत्तियों को क्रेडिट कर दिया जाता है तो खाते बंद हो जाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट, यानी प्रत्येक संपत्ति का नाम लिखकर एंट्री की जाएगी। संपत्तियों के अलावा जो विक्रेता कंपनी के दायित्व हैं, दायित्वों को भी क्रेता कंपनी, यानी कि जो नई कंपनी बनी है एकीकरण के फलस्वरूप, उसके द्वारा खरीदा जाएगा। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में केवल दायित्वों को ही खरीदा जाता है, संचयों को नहीं खरीदा जाता है। अगर विक्रेता कंपनी के पास कोई वैधानिक संचय है तो वैधानिक संचय क्रेता कंपनी द्वारा लिए जाएंगे, क्योंकि वैधानिक संचयों को कुछ एक निश्चित अवधि तक बनाए रखना होता है। इस वजह से क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी के केवल वैधानिक संचय स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ही खरीदेगी, बाकी पूंजीगत संचय या आयगत संचयों को नहीं खरीदेगी, केवल दायित्वों को खरीदेगी। और दायित्वों के संबंध में भी क्रेता कंपनी के पास क्रय की प्रकृति के एकीकरण में ऑप्शन होता है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से कोई दायित्व ले, जबकि विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा सभी दायित्व, सभी संचय, केवल अंश पूंजी को छोड़कर सभी प्रकार के संचय आधिक्य खरीदे जाते हैं। लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा केवल दायित्व खरीदे जाते हैं और दायित्व भी अपनी मनमर्जी के हिसाब से वो खरीद सकता है। और अगर विक्रेता कंपनी के पास वैधानिक संचय है तो वैधानिक संचय को क्रेता कंपनी को लेना पड़ता है। तो क्रेता कंपनी द्वारा जिन दायित्वों को लिया गया है उन दायित्वों को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि दायित्वों लायबिलिटीज का जो शेष होता है वो क्रेडिट शेष होता है। तो अगर उनको डेबिट कर दिया जाता है तो दायित्वों के खाते बंद हो जाते हैं। इसलिए खाते बंद करने के लिए, क्योंकि विक्रेता कंपनी का समापन हो चुका है, तो विक्रेता कंपनी अपने खातों को बंद कर रही है, तो लायबिलिटीज को डेबिट करेगी, प्रत्येक लायबिलिटी का नाम लिखकर उसको डेबिट किया जाएगा। और अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, वैधानिक संचय हैं विक्रेता कंपनी के पास, तो उनके खाते को बंद करने के लिए स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को भी डेबिट करेगी और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेगी। क्रय प्रतिफल देय होने पर, जब क्रय प्रतिफल देय हो जाता है तो जो परचेजिंग कंपनी है, क्रेता कंपनी, उसको डेबिट किया जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद जब क्रय प्रतिफल की प्राप्ति होती है तो परचेजिंग कंपनी को क्रेडिट कर दिया जाता है और क्रय प्रतिफल के रूप में जो जो प्राप्त हुआ है उन सभी को डेबिट किया जाता है। तो क्रय प्रतिफल के रूप में राशि प्राप्त हो सकती है तो उस राशि से बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्रय प्रतिफल के रूप में पूर्वाधिकार अंश प्राप्त हो सकते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और क्रय प्रतिफल के रूप में समता अंश प्राप्त होते हैं तो वो समता अंश परचेजिंग कंपनी के होते हैं, क्रेता कंपनी के होते हैं, इसलिए उनको इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है और इनको डेबिट किया जाता है। अब जो इसके बाद में केवल अंश पूंजी बचती है
तो अंश पूंजी में अगर पूर्वाधिकार अंश पूंजी है तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी को पूर्वाधिकार अंशधारियों के खातों पूर्वाधिकार अंशधारियों को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते को क्रेडिट करके पूर्वाधिकार अंश पूंजी को पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अगर पूर्वाधिकार अंशों पर कोई लाभांश बकाया है तो उस लाभांश का भुगतान रियलाइजेशन अकाउंट में से किया जाएगा। तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी को तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई पूर्वाधिकार लाभांश की बकाया है तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट से पूर्वाधिकार लाभांश को पुस्तकों में लाया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड अकाउंट और फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर पूर्वाधिकार लाभांश की बकाया है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके पहले पूर्वाधिकार लाभांश को पुस्तकों में लाया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते में क्रेडिट बैलेंस है यानी पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करना है। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डेबिट किया जाएगा और जिस प्रकार जो भी भुगतान किया गया है भुगतान पूर्वाधिकार अंशों के रूप में और नगद के रूप में किया जा सकता है। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते को डेबिट करके और जिस भी प्रकार से जिस माध्यम से भुगतान किया गया उसको क्रेडिट किया जाएगा। अगर पूर्वाधिकार अंशों में भुगतान किया गया है तो प्रेफरेंस शेयर से परचेजिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा और अगर नगद में भुगतान किया गया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने के बाद में बारी आती है इक्विटी अंशधारियों की। तो इक्विटी अंशधारियों के खाते में इक्विटी अंश पूंजी को ट्रांसफर किया जाएगा और साथ ही साथ जो आयगत और पूंजीगत संचय है जिनको क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है उनको भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व्स अगर है तो जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, सरप्लस अगर कोई है कोई लाभ है अधिक है तो उसको भी डेबिट करके इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर कैपिटल रिजर्व है अगर पूंजीगत संचय है तो उनको भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। जो रिजर्व्स और सरप्लस है संचय और आधिक्य है वो सभी के सभी समता अंशधारियों से संबंधित होते हैं, इसलिए इन सभी को समता अंशधारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व्स, कोई सरप्लस है कोई अदर रिजर्व्स है या फिर कैपिटल रिजर्व है उन सबको डेबिट करके इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद अगर संपत्तियों में से कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनको क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है यानी कि कोई कृत्रिम संपत्तियां हैं। कृत्रिम संपत्तियों से हमारा तात्पर्य है कोई बड़े खर्चे जिनको एक साथ अपलिखित नहीं किया जा सकता, इनको प्रत्येक वर्ष इनमें से कुछ न कुछ राशि अपलिखित की जाती है। जैसे प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर अंशों के निर्गमन पर कोई बट्टा दिया गया हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऋणपत्रों के निर्गमन पर कोई बट्टा दिया गया हो या कोई बड़े विज्ञापन व्यय हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इनको एक साथ अपलिखित न करके इनमें से कुछ राशि प्रत्येक वर्ष अपलिखित की जाती है। तो जो बची हुई राशि है वो बची हुई राशि संपत्तियों के साइड में, संपत्तियों के पक्ष में दिखाई जाती है जिनको कृत्रिम संपत्ति कहा जाता है। तो इन कृत्रिम संपत्तियों को क्रेता कंपनी द्वारा नहीं लिया जाता। तो इन कृत्रिम संपत्तियों को इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर करना होता है। इसके अलावा अगर कोई हानि है तो हानियों को भी समता अंशधारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को, लाभों को और संचयों को, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, उनको सबको इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उन सबको डेबिट करके इक्विटी शेयर होल्डर का खाता क्रेडिट किया जाता है। और अगर कोई कृत्रिम संपत्ति हो, कोई हानियां हो तो इनको भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर के खाते को डेबिट किया जाएगा और हानियों को और कृत्रिम संपत्तियों को क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई संपत्ति जिसको क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है अगर उसको बेचा जाता है तो बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उस राशि से कैश या बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और उस संपत्ति को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर संपत्ति को बेचने से हानि होती है तो जितनी राशि प्राप्त हुई है उससे कैश या बैंक को डेबिट किया जाएगा और जो हानि हुई है उस हानि से रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और संपत्ति के खाते को क्रेडिट करके वो संपत्ति खाता बंद कर दिया जाएगा। अगर समापन के खर्चे हुए हैं और समापन के खर्चे विक्रेता कंपनी द्वारा चुकाए जाते हैं, क्योंकि एकीकरण में जो पुरानी कंपनियां हैं उनका समापन कर दिया जाता है और एक नई कंपनी अस्तित्व में आती है।
तो जो विक्रेता कंपनी है जिनका समापन हुआ है उसके संबंध में जो समापन व्यय हुए हैं उन समापन व्ययों का भुगतान अगर विक्रेता कंपनी द्वारा किया जाता है तो एंट्री की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर एकीकरण में ऐसा अनुबंध हुआ है, ऐसा समझौता हुआ है कि जो समापन के खर्चे हैं वो पहले विक्रेता कंपनी द्वारा कर दिए जाएंगे और फिर उन समापन खर्चों का भुगतान क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पहले भुगतान के समय एंट्री की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और जब खर्चों का भुगतान कर दिया जाएगा क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को, यानी विक्रेता कंपनी को जब खर्चे वापस प्राप्त हो जाएंगे तो एंट्री कर दी जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किसी दायित्व को क्रेता कंपनी द्वारा नहीं लिया गया हो एकीकरण में, क्रय की प्रकृति के एकीकरण में, तो उस दायित्व का भुगतान करना पड़ेगा विक्रेता कंपनी को। तो दायित्व का भुगतान करने पर उस दायित्व को डेबिट किया जाएगा पर्टिकुलर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, और उस दायित्व का भुगतान किस प्रकार से किया गया है, जिस माध्यम से उसका भुगतान किया गया है उसको क्रेडिट किया जाएगा। दायित्व का भुगतान करने पर उस दायित्व को डेबिट किया जाएगा पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, और जिस प्रकार से भुगतान किया गया है उन सबको क्रेडिट किया जाएगा। अगर नगद में भुगतान किया गया है तो टू बैंक अकाउंट, बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। अगर डिबेंचर निर्मित किए गए हैं तो टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स को क्रेडिट किया जाएगा। अगर शेयर्स इशू किए गए हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर्स हो, तो फिर शेयर्स के खातों को क्रेडिट किया जाएगा। तो लायबिलिटी को डेबिट करके और बैंक, डिबेंचर्स या शेयर्स को क्रेडिट करके उस दायित्व के भुगतान की प्रविष्टि विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में दिखाई जाएगी। अब हमको लास्ट में ये देखना है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है, वसूली खाता है, उसका शेष डेबिट है या क्रेडिट है। अगर उसका डेबिट शेष है यानी डेबिट पक्ष का टोटल ज्यादा है तो हानि हुई है एकीकरण में, तो उस हानि को जो समतांशधारी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एंट्री की जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट शेष है, इसका मतलब है कि एकीकरण के फलस्वरूप विक्रेता कंपनी को लाभ हुआ है, तो उस लाभ को भी लाभ अंशधारियों के खाते, समतांशधारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को क्रेडिट करके लाभ की राशि को इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब एक अंतिम प्रविष्टि बचती है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको भुगतान किया जाना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रय प्रतिफल के रूप में जो भी प्राप्त हुआ है क्रेता कंपनी से उसका भुगतान कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो एंट्री की जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अगर नगद में भुगतान किया जा रहा है तो, अगर समतांशों के निर्गमन द्वारा भुगतान किया जा रहा है तो इक्विटी शेयर परचेजिंग कंपनी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि तो विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में समतांशधारियों को भुगतान करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को डेबिट किया जाएगा और बैंक या इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी को क्रेडिट करके समतांशधारियों को भुगतान किया जाएगा। तो इस प्रकार से क्रय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता या हस्तांतरण की पुस्तकों में ये जनरल प्रविष्टियां की जाती है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।